हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 13 प्रायिकता चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 कंप्लीट कर चुका हूं। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर देखिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। यदि आप उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को अगर देखते हैं तो वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि वो जो सीरीज है वो पिछले साल लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन हैं, उन पर आधारित सीरीज है, तो उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। यदि आपने पुराना कोर्स अपना कंप्लीट नहीं किया है तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं, वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके साथ ही आपको फ्री पीडीएफ नोट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर करके रखिएगा, क्योंकि जो भी आपको नया वीडियो प्रोवाइड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको जरूर से जरूर मिल जाए। यदि मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप हमें पर्सनल तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल देखेंगे। तो आगे बात करते हैं, ठीक है। और अभी हम देखने वाले हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, ठीक है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इस पर ज़्यादा आपका सवाल नहीं है, मेन जो है आपकी बेस प्रमेय है, और बेस प्रमेय से आपका एक लॉन्ग बनता ही बनता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बेस प्रमेय समझाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस एकदम मज़ा आ जाएगा बेस प्रमेय पढ़ के, क्योंकि इस तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाने वाला हूँ कि उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आएगी बेस प्रमेय। लेकिन उससे पहले संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय पर आधारित हमारा उदाहरण नंबर 15 है, उसको हम देखने वाले हैं। तो संपूर्ण प्रायिकता की जो प्रमेय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो देखो एक प्रतिदर समष्टि ऐसे जिसके हमने कई आपके टुकड़े कर लिए, मतलब उसके कई एलिमेंट हैं, टुकड़े ना कह के एलिमेंट। प्रतिदर समष्टि आप समझते हैं, ठीक है, कोई घटना है उसको अगर हम ब्रैकेट में ले रहे हैं, मझली कोष्ठक में, ठीक है, कर्व ब्रैकेट में, तो वो आपका प्रतिदर समष्टि की हो जाएगा, है ना। और प्रतिदर समष्टि सैंपल स्पेस के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है, कक्षा 11 में भी पढ़ रखा है। तो सैंपल स्पेस प्रतिदर समष्टि एस की जो एलिमेंट हैं E1 E2 डैश डैश करके E1, ये हमने ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया, माना E1 E2 डॉट डॉट EN प्रतिदर समष्टि S का एक विभाजन है, और प्रत्येक घटना E1 E2 डॉट डॉट EN की प्रायिकता शून्य इतर है, मतलब जीरो नहीं है, शून्य से कुछ भी हो सकती है शून्य के अलावा, ठीक है। तो और हमने माना A प्रतिदर समष्टि S के संगत एक घटना है, संगत एक घटना है, अलग S के अंदर नहीं है, ठीक है, S के साथ ही एक और घटना हमने ली है, तब ये फॉर्मूला बनता है आपका, जो PA की प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, बराबर PE1 PA/E1 प्लस PE2 और PA/E2 प्लस डॉट डॉट PEN PA/EN। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय पर आधारित। अच्छा, ये आपका जो थ्योरम है ये आपकी गुणन प्रमेय के आधार पर आधारित है, लगभग आप देख पा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रायिकता का गुणन नियम पढ़ा था इससे पहले वाले उसमें एक्सरसाइज में, उसी तरीके से सिमिलर आपको दिख रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 15 देख लेते हैं। इसी आधार पर किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, और हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में, ध्यान रखिएगा किस तरीके का सवाल है, हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं, मतलब एक घटना घट चुकी है उसके बाद निर्माण कार्य हो रहा है, मतलब हड़ताल अगर नहीं होती है तब उस स्थिति में निर्माण कार्य हो, और हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य हो, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना की बात कर रहा, क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है, निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया, माना ए जो है निर्माण कार्य का निर्माण
निर्माण कार्य का समयानुसार पूर्ण होना, ठीक है, निर्माण कार्य का समयानुसार पूर्ण होना, ठीक है, पूर्ण होना। तो ये हमने ले लिया ए को, ठीक है, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है सिंपली। इसके बाद बी हम लेते हैं कि हड़ताल हो जाती है, ठीक है, हड़ताल होना, और इसकी हमें प्रायिकता दे रखी है ना, देखिए निर्माण कार्य का ठीक कर लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, तो इसकी प्रायिकता में दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 0.65, तो बी डैश कहलाएगा हड़ताल ना होना। बी डैश क्या कहलाएगा भाई? हड़ताल ना होना, हड़ताल ना होना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? आपको पता है डैश होता है तो 1 माइनस कर देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कहलाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1 माइनस 0.65 यानी 0.35। तो ये हो गई हड़ताल ना होना। अब यहाँ पर दूसरे उसमें आपके दूसरे पैराग्राफ में आपको ये दिया था कि हड़ताल ना होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य का समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता है। मतलब एक घटना के घटने के बाद दूसरी घटना लग रही है, साफ प्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं ए मतलब बाई बी, ए बाई बी, ये क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाएगा कि हड़ताल होने की स्थिति में, ठीक है, देखो आपको पता है साफ प्रतिबंध प्रायिकता किस तरीके से लिखते हैं, जो घटना हो जाती है उसको अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, तो जो घटना हो जाती है उसको अपॉन में लिखते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि हड़ताल होने की स्थिति में, होने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होना, निर्माण कार्य का पूर्ण होना। तो इसकी हमको प्रायिकता दे रखी है हड़ताल होने की स्थिति में। देखो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये दिया है हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होने की प्रायिकता, तो ये दिए 0.32, क्योंकि शुरुआत में वो कह रहा था हड़ताल ना होने की, तो हड़ताल ना होने के लिए दिया है 0.80 और हड़ताल होने की स्थिति में दिया है 0.32। हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होना, ध्यान समझिएगा, हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होना, ये आपको दे रहा है 0.32। तो घटना कौन सी घट चुकी है? हड़ताल होने की जो घटना है वो हो चुकी है, यानी बी जो घटना है हो चुकी है, निर्माण कार्य का पूर्ण होने की बात कर रहा है, यानी ये बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की, किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की। फिर हड़ताल ना होने की स्थिति में, हड़ताल ना होने की स्थिति में, ना होने की स्थिति में मतलब ये घटना आपकी घट चुकी है, ठीक है। फिर सवाल में कह रहा था कि निर्माण कार्य का पूर्ण होना, निर्माण कार्य का पूर्ण होना, तो ये इसके लिए कह रहा था 0.80। तो ये क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात कर रहा है जब बी डैश घटित हो चुकी है, ठीक है, तो ये दे रहा 0.80। अब सिंपली आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अतः अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता, तो अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए संपूर्ण प्रायिकता के जो आपने फॉर्मूला पढ़ा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उस हिसाब से हम लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी डैश। देखिए थ्योरम हमने ये पढ़ी थी, देख लीजिए, E1 होता था, E1 फिर जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसके लिए A बाई E1 करते थे, और E2 और A बाई E2 इसी तरीके का था, ठीक है ना। प्रायिकता A की अगर निकालनी है तो E1 लेते थे और A बाई E1, और फिर E2 लेते थे और A बाई E2। ये आपका यहाँ पर आपने पढ़ी थी संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, यानी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत। क्लियर बात है इतनी? तो यहाँ पर यही फॉर्मूला बना आपका, पी ए, अगर ए की प्रायिकता निकालनी है तो पी बी डॉट या इंटू पी ए बाई बी प्लस पी बी डैश इंटू पी ए बाई बी डैश, सिंपल। सो पी बी यानी हड़ताल होना, हड़ताल होने की प्रायिकता कितनी दी थी? 0.65 मल्टीप्लाई पी ए बाई बी, यानी हड़ताल होने की स्थिति में
जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण होता है। हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता दी थी हमें 0.32 प्लस PB/डैश, यानी हड़ताल नहीं होती, तो इसके लिए हमने निकाला था 0.35 मल्टीप्लाई और PA/B डैश, मतलब हड़ताल ना होने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होना, ये है आपको दिया है 0.80, इतना आपको निकाल लेना। तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ये हो रहा है 0.208 प्लस 0.280 और यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो ये PA निकल आएगा 0.488। तो भाई ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो सवाल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं है सवाल में, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर मैं इसको और दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यक्ति ने एक ठेका लिया है। ठीक है, इसको आप अगर समझना चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, व्यक्ति ने कार्य का ठेका लिया है, ठेका लिया। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति ने कार्य का ठेका लिया, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब होता क्या है उसके साथ, भाई मजदूर हैं, मजदूरों ने कर दी हड़ताल। ठीक है, मजदूरों ने यहाँ पर कर दी हड़ताल। ठीक है, तो हड़ताल हो जाती है, हड़ताल हो जाती है। ठीक है, ये केस बन गया, या फिर ये केस बना हमारे पास कि हड़ताल नहीं होती है। ठीक है, हड़ताल नहीं होती है। बात को समझिएगा, मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल, व्यक्ति ने कार्य का ठेका लिया, मजदूरों ने दो तरीके की संभावनाएं हो सकती थी उसके साथ कि हड़ताल हो जाती है और हड़ताल नहीं हो जाती। तो इसकी हमको प्रायिकताएं दी, हड़ताल होने की प्रायिकता हमको 0.65 दे रखी थी। ठीक है ना, 0.65 हमको यहाँ पर प्रायिकता दे रखी थी, 0.65 ये प्रायिकता दे रखी थी। और हड़ताल नहीं होने की प्रायिकता आपको पता है डैश है, तो 1 माइनस करके हम निकाल सकते हैं, यानी 0.35 हो जाएगा। ठीक है, अब हड़ताल हो जाने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होना। ठीक है, निर्माण कार्य मतलब अब यहाँ पर ये घटना घट चुकी ना, ये वाली जो घटना है हमारी वो घट चुकी, तो निर्माण कार्य का पूर्ण होना। ठीक है, निर्माण कार्य का पूर्ण होना, तो इसके लिए हड़ताल हो जाने की स्थिति में निर्माण कार्य का पूर्ण होने के लिए हमको जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 0.32। और आपसे कह रहा है यहां पर भी निर्माण कार्य का पूर्ण होना, निर्माण कार्य का हड़ताल नहीं होती है उस केस में निर्माण कार्य का पूर्ण होना। तो इस हड़ताल नहीं होती है उस कार्य में अगर निर्माण कार्य पूर्ण होता है, तब के लिए हमको प्रायिकता दे रहा था 0.80। अब बस कुछ नहीं, जिसके सामने जो चीज़ है उसका आप गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करना है। तो यहाँ से हम सीधे इस तरीके से बता सकते हैं अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी हो रही है, 0.65 मल्टीप्लाई 0.32, 0.35 मल्टीप्लाई 0.80, तो ये आ रहा है 0.488। इस तरीके से देखिए, अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम बेज प्रमेय को भी सॉल्व करने वाले हैं। बेज प्रमेय के अंतर्गत भी यही सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आगे बात करने वाले हैं हम लोग वेज प्रमेय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी बेज थ्योरम, और यहाँ से आपका डायरेक्ट एक लॉन्ग बनता है। ठीक है, सीधे सीधे एक लॉन्ग बनता है और बहुत ही साधारण है। मैं कहूँ अगर आप इन सवालों को लगाने जाएंगे और मेरे तरीके से लगाते हैं तो आपको एक नंबर, बहुत ही एक नंबर चीज़ लगेगी। आपको लगेगा इससे सरल चीज़ आपको नहीं मिली। और जिस तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर बेज प्रमेय। ठीक है, तो थ्योरम तो आपके पास ये रही, थ्योरम को आपको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से बनेगा। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, ध्यान रखना, फॉर्मूला हम बनाएंगे, किस तरीके से करना है वो चीज़ ध्यान देने वाली है। तो आपके पास थ्योरम है, यदि E1 E2 डॉट डॉट En अरिक्त घटना है, मतलब जीरो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ है जो कि प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती हैं, अर्थात E1 E2 डॉट डॉट En युग्मतः असंयुक्त हैं। ठीक है,
और E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन En बराबर S और A कोई ऐसी घटना है जिसकी प्रायिकता शून्येतर है। तो कुल मिला के हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इस फॉर्मूले की खासियत क्या है, इस फॉर्मूले को आपको इस तरीके से याद रखना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया E/A, क्या लिया हमने यहाँ पर E/A लिया, तो फॉर्मूला हमेशा इस तरीके से ध्यान रखना, E/A हो रहा है तो यहाँ पर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E और फिर इस चीज़ का पलट देंगे A/E, ठीक है। ध्यान रखिएगा कैसे बनाइएगा हमारा पास फॉर्मूला, जैसे E/A है तो यहाँ पर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड A/E, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि E1 और E2 AS के अंतर्गत एक दो घटनाएं हैं और एक अन्य घटना A हो रही है, तो E2 की प्रायिकता EI/A, यहाँ आप समझ पा रहे हैं, EI/A। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि A की घटना घटित हो चुकी है और EI की घटना हमको निकालनी है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो कि A की घटना घटित हो चुकी है और E2 की घटना निकालने के लिए अगर आपसे कहे तो यहाँ पर हम कैसे निकालने, तो किस तरीके से देख सकते हैं हम कि मान लीजिए A जो घटना है वो घटित हो चुकी है और E2 के घटना घटित होने की प्रायिकता आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो बेज-पेरेलल के थ्योरम के आधार पर हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A बराबर, ठीक है। अब देखो E2 है तो हम पहले E2 को लेंगे, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर इसको पलट देंगे A/E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 के लिए लेंगे, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, फिर प्लस ये आप सिग्मा देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये सिग्मा का इस्तेमाल किस लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है ना, प्लस के लिए होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूले का निर्माण करते हैं, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको उदाहरण में समझ में आएगा। जब आप एक दो उदाहरण देख लेंगे तो मैं जिस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं करना। इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपका निश्चित तौर पे सवाल बेज थ्योरम से आपका आता ही आता सवाल, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 की बात कर लेंगे। दो थैले 1 और 2 दिए हैं, ठीक है। हमारे पास दो थैले हैं 1 और 2। अगर दो थैले की बात करें तो हर एक थैले की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 1/2, ठीक है। दो थैलों में से एक थैला चुनना है तो प्रायिकता कितनी होगी हर एक के लिए, 1/2 1/2, सिंपल। थैले 1 में 3 लाल और 4 काली गेंद हैं, जबकि थैले 2 में 5 लाल और 6 काली गेंद हैं। किसी एक थैले में से याद रक्षा एक गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है। अब देखो यहाँ पर थैले 1 और थैले 2 को हमने E1 E2 नाम दे दिया। E1 जो थैला है उसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं और E2 जो थैला उसमें 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक थैले में से एक याद रक्षा गेंद निकाली गई जो कि लाल रंग की है, ये घटना कहलाएगी A, ठीक है। लाल रंग की गेंद को हमने घटना का नाम दे दिया A, ठीक है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद थैले 2 से निकाली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, इसको इस तरीके से क्रिएशन करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हैं थैले, ठीक है। बात को समझिएगा, ठीक है। थैले हैं, इस तरीके से ले लिया हमने। और थैले कितने हैं भाई, 2 थैले हैं, एक E1 थैला है और एक E2 थैला है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया E1, तो इस E1 के लिए प्रायिकता कितनी होगी, इस E1 के लिए प्रायिकता होगी 1/2, ठीक है, 1/2। और E2 तो इसके लिए प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो थैला 1 है इसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, ठीक है। इसमें 3 लाल और प्लस 4 काली गेंदें हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी गेंदें हो गई, 7 गेंदें हो गई, ठीक है, 7 गेंद हो गई। और दूसरे थैले में E2 थैला जो है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर E2 थैला है, इसमें 5 लाल और 6 काली गेंदें हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 5 लाल और प्लस 6 काली गेंदें हैं, तो कुल कितनी गेंदें हो गई हमारे पास, 11 गेंदें हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लाल रंग की गेंद निकाली गई, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ चीज़ें दिखानी है, जैसे कि माना E1 प्रथम थैला, या फिर आप कह रहे हैं थैला 1, ठीक है, थैला 1। E2 को हमने नाम दे दिया थैला
2, ठीक है। लाल गेंद निकाली जा रही तो ये घटना कहलाएगी ए, लाल गेंद, ठीक है। अब देखो यहां पर समझिएगा इस बात को, पहले थैले में से अगर आपने लाल गेंद निकाली, ठीक है, यहां से अगर आपने लाल गेंद निकाली तो लाल गेंद निकाल रहे हैं किससे, थैले 1 से। अब देखो यहाँ पर हमने किस तरीके से इसको आपको समझना है, यहाँ पर इतना चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और मैंने उसको ज़्यादा कुछ आपको डिटेल इसमें किया नहीं है। E1 आपका पहला थैला है, E2 आपकी दूसरा थैला हो गया, लाल गेंद निकाल रहे, इसको हमने ए नाम दे दिया। अब समझना बात को, पहले थैले से हम लाल गेंद निकाल रहे तो प्रायिकता किस तरीके से बनेगी, A/E1। क्यों बनेगी A/E1? सापेक्षांत प्रायिकता में मैंने आपको बताया था कि जो घटना घटित हो चुकी है उसको हम नीचे लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चुन लिया कि थैला कौन सा है। पहले हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले थैला चुना, E1 पहला थैला है। तो अगर हमने पहले थैले को चुना फिर लाल गेंद निकाल रहे तो घटना क्या बनेगी, A/E1 बनेगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या होगी लाल गेंद निकालने के लिए, 3/7, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, लाल गेंद निकाल रहे किस में से, थैले 2 में से, मतलब हमारे पास हमने पहले थैला 2 चुन लिया ना, घटना घटित हो चुकी है किस बात की, थैले चुनने की, थैले का जो हमने चुनाव है वो कर लिया है तो E2 नीचे आएगा। अब लाल गेंद निकाल रहे हैं तो कितनी होगी भाई, लाल गेंद 5/11 के हिसाब से निकलेगी, ठीक है। और ये क्या था, यहाँ पर हम और अच्छे से बता दें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/2 पहला थैला, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया 1/2, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर हम हर एक सवाल में लेके चलने वाले हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक दो बार और अच्छे से देखेंगे सवाल को, और यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छा बेहतर तरीका आपको समझ में नहीं आएगा, बता रहा हूँ, इससे अच्छा बेहतर तरीका, क्योंकि आपको सीधे सीधे जो लिखा है स्ट्रक्चर बनाते जाना है, ठीक है। हमारे पास 2 थैले थे, थैला 1 थैला 2, E1 E2, इसके बाद उसमें 3 लाल 4 काली तो 7 गेंद, 5 लाल 6 काली तो 11 गेंद, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा लाल गेंद निकाल रहे थे तो लाल गेंद कैसे निकलेगी, A/E1 करके, कैसे निकाल रहे हैं, A/E1 करके और A/E2 करके, ठीक है। और लाल गेंद निकालने के मतलब कितना हो गया, लाल गेंद निकलनी है 3, कितने में से, 7 में से, 3/7, लाल गेंद निकलनी है 5 तो 5/11। अब ये सारी चीज़ें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 5/11। मुझे नहीं लगता इस चीज़ को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत आई होगी। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के चलेंगे, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये गलत नहीं है, ठीक है। आप कहें कि सर स्ट्रक्चर बना के करेंगे ये गलत हो जाएगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप तो सीधे सीधे बना रहे हो, उसको समझा रहे हो, ठीक है। इसके बाद सवाल आपसे कह रहा था लाल गेंद निकल गई। अब समझना, लाल गेंद निकल गई यानी लाल गेंद की जो घटना है वो लाल गेंद निकलने की घटना हो चुकी ना, लाल गेंद निकल गई। सवाल में आपसे कह रहा है जो कि लाल रंग की है, एक गेंद निकाली गई तो ये घटना घटित हो चुकी, ठीक है। इस बात की प्रायिकता क्या है, ये गेंद थैले 2 से निकाली गई तो लाल गेंद निकल रही है, तो लाल गेंद निकल गई, जब कोई घटना हो गई उसको नीचे रखना है और थैले 2 में से निकालना है, यानी कि अतः लाल गेंद निकलने के बाद यदि यह गेंद थैले 2 से निकलती है तो अभीष्ट प्रायिकता, इसको हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले के आधार पर आपको पता है, E2/A, क्योंकि एक ही घटना हो चुकी है। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला आप ऊपर समझाया था कैसे बनाएंगे, E2 देख रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और इसको हम पलट के लिखेंगे A/A2 अपॉन में पहले E1 के लिए ले लो, E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस फिर E2 के लिए आ जाएगा, E2 मतलब पूरा जितना कुछ भी है और A/E2, बस देखो फॉर्मूला आपका बन गया। मैं आपसे कह रहा हूँ इतना बढ़िया चीज़ है ये आपका, और कुछ नहीं लगता है, बेस पेन में बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है और आसानी से हो जाती है। अब बस सारी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/2 थी E2 के लिए और A/E2 था 5/11 था, अपॉन में यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/7 था, प्लस
1/2 मल्टीप्लाई 5/11 था। सिंपली देखो 1/2 कॉमन है ना, तो 1/2 कॉमन निकालेंगे। 1/2 5/11 अपॉन में 1/2 निकाला, यहाँ पर 3/7 प्लस 5/11 ले लेंगे। 1/2 से 1/2 हमने काट दिया। ठीक है, देखो कैलकुलेशन बहुत आसानी से करना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सही कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, कैलकुलेशन पर बहुत ही ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1/2 हमने काट दिया। यहाँ पर एलसीएम आने वाला 77, 11 3 33, 7 5 35, तो ये कितना हो जाएगा 5/11 अपॉन में ये हो जाएगा 68/77। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5/11 गुणे 77/68। अच्छा 11 से ये जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, तो 5 गुणे 7/68। तो हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A जो कि हो गया 35/68। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आती है रिपीट करो जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से समझाया, इसी तरीके से सवाल लगते आएंगे और हर एक सवाल में मैं स्ट्रक्चर बना के बेहतरीन तरीके से आपको समझा दूंगा कि मज़ा आ जाएगा। उदाहरण नंबर 17 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आया हुआ सवाल है, अच्छे से समझिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रायिकता का कक्षा 9 से आप फॉर्मूला जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है। तो प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है कि नहीं, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, 3 अभिन्न डिब्बे 1 2 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्के हैं। देखो हर एक में 2 सिक्का है पहली बात, और 3 डिब्बे हैं तो हर एक की प्रायिकता कितनी होगी, पहले डिब्बे की 1/2, दूसरे की पहले की 1/3, दूसरे की 1/3, तीसरे की 1/3। हर एक डिब्बे की प्रायिकता 1/3 होगी क्योंकि 3 डिब्बे हैं। ठीक है, तो डिब्बों की प्रायिकता 1/3 होगी। ठीक है, डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे 1 में दोनों सिक्के सोने के हैं, डिब्बे 2 में दोनों सिक्के चांदी के हैं। ठीक है, डिब्बे 3 में एक सोने का और एक चांदी का सिक्का, ये भी ठीक है। एक व्यक्ति यादृच्छा एक डिब्बा चुनता है और उसमें से यादृच्छा एक सिक्का निकालता है। यदि सिक्का सोने का है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि डिब्बे में दूसरा सिक्का सोने का होने का मतलब पहली बात तो ये है कि एक सिक्का निकाला सोने का। ठीक है, अब दूसरा सिक्का भी सोने का हो तो ये किस डिब्बे की बात कर रहा, डिब्बे 1 की बात कर रहा है, क्योंकि डिब्बे 1 में ये कह रहा था कि दोनों सिक्के सोने के हैं, है ना, डिब्बे 1 में कह रहा था दोनों सिक्के सोने के हैं, तो हमें डिब्बे 1 की बात कर रहा है। लेकिन पहले हम बात करते हैं सोने का सिक्का निकलता है। ठीक है, सोने का सिक्का निकलना है तो ए हम दे देंगे सोने का सिक्का निकलना। अब यहाँ पर देखते हैं डिब्बे, सबसे पहले तो आपके पास हैं डिब्बे। ठीक है, और कितने डिब्बे हैं भाई, हमारे पास जो डिब्बे हैं वो 3 डिब्बे हैं। ठीक है, 1 2 और 3 डिब्बे। ठीक है, इसको यहाँ पर हमने ले लिया E1 E2 और E3। ठीक है, हर एक की प्रायिकता कितनी होगी आपको पता, हर एक की प्रायिकता 1/3 और 1/3 होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप ले सकते हैं E1 हमने कह दिया, माना E1 हमने कह दिया डिब्बा 1, E2 हो गया हमारे पास डिब्बा 2। ठीक है, E1 डिब्बा 1 डिब्बा 2 और E3 हो गया डिब्बा 3। ठीक है, डिब्बा 3। अब समझिए, तो आपसे सवाल क्या था, यदि सिक्का सोने का है, यदि सिक्का सोने का है तो ये प्रायिकता होगी ए, क्या होगा, सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, ये कहलाएगा ए, सिंपल बात है। ठीक है, तो अब E1 E2 E3 में सिक्के किस प्रकार से हैं, तो आप ये देख पाएंगे कि E1 में समझिए, यहाँ E1 में 2 सिक्के हैं सोने के। ठीक है, सोने के 2 सिक्के, सोने के 2 सिक्के हैं, है ना। फिर E2 में चांदी के 2 सिक्के कह रहा था, चांदी के 2 सिक्के। ठीक है, 2 सिक्के, क्लियर बात है। E3 में आपसे क्या कह रहा था कि एक सोने का और प्लस एक चांदी का सिक्का है।
इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। इतना सवाल जो मैं दिया था उसी आधार पे किया, कुछ अलग नहीं कर दिया, कुछ ऐसा नहीं किया कि मैंने कुछ अलग चीज़ बता दी हो। जो सवाल में लिखा था उसी हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम एक डिब्बा चुनते जाते हैं। हमने पहला डिब्बा चुना, दूसरा डिब्बा चुना और तीसरा डिब्बा चुना, ठीक है। अगर जो चीज़ चुन ली गई है तो सापेक्ष प्रायिकता के आधार पर उसमें क्या होता है कि जो चीज़ चुन ली जाती है उसको हम नीचे रखते हैं, हर में, बटे में, है ना। तो यहाँ समझिएगा कि अगर हमने पहला आपने डिब्बा चुना, हो क्या रहा है, सोने का सिक्का निकालना है। प्रायिकता में किस बात की बतानी है, सोने का सिक्का, और फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अगर हमने यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, मतलब क्या कि पहला डिब्बा चुना, ठीक है, डिब्बा एक चुन लिया हमने, ठीक है, E1, और उसमें से सोने का सिक्का निकाला। तो जो चीज़ चुन ली गई है, जो चीज़ हो गई है, जो चीज़ ज्ञात है, उसको नीचे रखा E1, और सोने का सिक्का निकालना है तो A/E1, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। अब सोने के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, और हर एक में 2 सिक्के हैं, तो प्रायिकता कितनी होगी, 2/2, यानी कि 1 प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कहलाएगा ये चीज़, है ना, A/E1, A/E2 और A/E3, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, देख लीजिए। अब देखो दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का है ही नहीं, तो जब सोने के सिक्के है ही नहीं तो 0/2 कहलाएगा कि नहीं, तो प्रायिकता यहाँ पर 0। यहाँ पर बात कर लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, तो इसमें एक सोने का सिक्का है बटे 2, बस इतना हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पहले डिब्बे में 2 सोने के सिक्के थे तो 2/2, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम करके। दूसरे डिब्बे में सोने का सिक्का है ही नहीं तो 0/2 होगा, और तीसरे डिब्बे में एक सोने का सिक्का कह रहा था तो A/E3 के लिए 1/2 हो जाएगा। सिंपल बात है। अब देखो आपसे सवाल कह रहा है कि पहला सिक्का सोने का निकाला, अब इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि दूसरा सिक्का भी सोने का हो। अतः दूसरे सिक्के को भी सोने का होने की अभीष्ट प्रायिकता, ठीक है। अब देखो दूसरे सिक्के का भी सोने का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, E। तो हमको प्रायिकता किस बात की निकालनी है, हमको प्रायिकता निकालनी है E1/A, मतलब सोने का सिक्का निकल चुका है, ये घटना घटित हो चुकी है, यानी A को हम नीचे ले रहे हैं, और दूसरा सिक्का भी सोने का होने की बात करें तो दूसरा सिक्का सोने का कहाँ पर है, E1 में। अब इसके लिए फॉर्मूला आपको देखो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। E1 देख रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और हम इसको पलट देंगे A/E1 कर देंगे इस तरीके से, अपॉन में फिर E1, E2, E3 सबके लिए ले लेंगे, P(E1) प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, इस तरीके से बनाने वाले, ठीक है। अब चाहो तो आप मैंने ये लिख लिया है, लेकिन अगर आप चाहो तो हर एक की प्रायिकता भी लिख सकते हो। तो यहाँ से E1 के लिए 1/3 और A/E1 हो रहा था 1/1/3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1/3 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो रहा था, 1/2 हो रहा था, A/E2 1/2, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो 1/3 कॉमन है, तो 1/3 हम कॉमन निकालेंगे, गुणे 1/3 कॉमन है, तो यहाँ से हो गया 1 प्लस 0 प्लस 1/2, 1/3 से हमने 1/3 को कैंसिल कर दिया, तो ये बचा 1, और 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, यानी 2/3 हो जाएगा। सो यहाँ से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो निकाल रहे हैं वो हो गया 2/3, इस तरीके से। इम्पोर्टेंट सवाल है, जो बात मैंने आपसे शुरुआत में कही थी, और सवाल इसी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज बहुत बढ़िया तरीके से लगते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको समझा दूँ तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ले लेना है। देखो एक बार और मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, स्ट्रक्चर कैसे बनना है। थैला है E1 E2, थैला या डिब्बा जो भी बात है E3, ठीक है, सिंपल बात है। अब इसमें जो भी चीज़ है वो ले ली हमने, हर एक थैले में या हर एक डिब्बे में क्या क्या है। इसके बाद आगे आपको निकालने के लिए क्या क्या है, जैसे सोने का सिक्का निकालना है या गेंद निकालना है, लाल गेंद निकालना, लाल गेंद, ठीक है, जिसको हमने A नाम दे दिया। तो यहाँ के लिए हो जाएगा A/E1, फिर यहाँ के लिए हो जाएगा A/E2, और यहाँ के लिए हो जाएगा A/E3। बताओ क्या लगा,
लाल गेंद निकालना है या कुछ भी सोने का सिक्का निकालना है, जो भी है बात, A/E1/E2/E3 ऐसे कर देंगे, सिंपल बात है। इसके बाद आपसे मान लो वो कह रहा है कि E2 डिब्बे से E2 डिब्बे या E2 थैले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे E2/A, क्या बनाएंगे E2/A, और फॉर्मूला क्या बनना है E2 और A/E2, बस यहाँ पलट देना है। यहाँ पर क्या E2/A, तो यहाँ पर A/E2, बस यहाँ पर कैसे सबके लिए जाएगा E1 A/E1 प्लस E2 A/E2 प्लस E3 A/E3। लो हो गया भाई। बेस पर में इस तरीके से निकाल देंगे, कुछ नहीं लगना। स्ट्रक्चर बनाया हमने, सवाल को एक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल दिया और हल कर दिया बस। और आपस में इनका गुणा होता है, देखो ठीक है, आपस में इनका गुणा होता है, ये आप देख ही पा रहे हैं। 1/3 यहाँ इसका इसके साथ गुणा हुआ, 1/3 ये इसका 0 के साथ गुणा हुआ, 1/3 इसका 1/2 के साथ गुणा हुआ, इनका आपस में गुणा होता है। और जिस बात के लिए बात कर रहा था, E1 के लिए बात कर रहा था, तो E1 हम ऊपर ले लेंगे, मतलब E1 वाला सिस्टम ऊपर रहेगा और बाकी हर एक जो सिस्टम रहेगा, हर एक सिस्टम वो अपॉन में जुड़ते हुए चला जाएगा। बस हर एक बीज परिमेय के सब थ्योरम में आपको इस तरीके से लगाते चलना है, सिंपल। उदाहरण नंबर 18 की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरे एक पेज में आपके सामने स्क्रीन में पूरा एक क्वेश्चन दिख रहा है। उदाहरण नंबर 18 आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है, समझने के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा इसको कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये किसी भी यूपी बोर्ड की बात कर लूँ तो अभी तक ये सवाल नहीं आया है यूपी बोर्ड में, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, पहले हम पूरा एक बार सवाल देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। इसके बाद इस सवाल के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते चलेंगे कि किस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर बनाने से एक बात ये रहती है कि चीज़ें जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं। आप उन चीज़ों को अरेंज वे में एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हुए उनको हम अरेंज करके हुए चलते हैं। स्ट्रक्चर बनाने से ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। उदाहरण नंबर 18 देखते हैं। सबसे पहले है क्या, मान लें कि एक HIV परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई है, ये आपको दे दिया है। ठीक है, अब HIV परीक्षण की बात हो रही है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो HIV पॉजिटिव होगा या HIV निगेटिव होगा। ठीक है, यही दो बात होती हैं, HIV पॉजिटिव या HIV निगेटिव। ठीक है, HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता ना लगाने में सक्षम है। अब मान लो HIV, यहाँ पर दो कंडीशन हो रही हैं। HIV पॉजिटिव है, अब HIV पॉजिटिव अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें ये कह रहा है कि 90% पता लगाने में, यानी कि HIV पॉजिटिव में भी HIV पॉजिटिव हैं, ये 90% पता लगाता है, और 10% ये बता देता है कि वो HIV पॉजिटिव नहीं है। बात को समझिएगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ कि HIV पॉजिटिव लोगों का ये ग्रुप है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि 90% पता लगाने में, यानी 90% बता देता है कि HIV पॉजिटिव है और 10% बता देता है कि HIV निगेटिव है। ये किस में बताता है, HIV पॉजिटिव के लिए बताता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है सवाल कि HIV से स्वतंत्र व्यक्ति, अब HIV से स्वतंत्र व्यक्ति यानी निगेटिव व्यक्ति के लिए परीक्षण 99% सही पता लगाता है, यानी HIV निगेटिव बताता है। ठीक है, बात को समझिएगा। एक समूह हुआ जो HIV निगेटिव था, उसमें HIV निगेटिव वाले व्यक्तियों के लिए सही पता लगाने का मतलब है कि HIV निगेटिव 99% बताता है, जबकि 1% परीक्षण व्यक्तियों के लिए HIV पॉजिटिव बताता है। आप समझिए, यहाँ पर देखिए HIV निगेटिव व्यक्तियों का एक ग्रुप है। ठीक है, HIV निगेटिव व्यक्तियों का एक ग्रुप है, उसमें वो क्या करता है कि HIV निगेटिव जो व्यक्ति हैं उसमें HIV निगेटिव ये बताता है 99%, लेकिन 1% बता देता है कि HIV पॉजिटिव है। निगेटिव को भी 1% एरर के तौर पे वो बता देता है, 1% की त्रुटि है उसमें कि HIV पॉजिटिव भी ला सकता है। ठीक है, ये आप कंडीशन समझ गए कि HIV पॉजिटिव में 90% पता लगाता है कि HIV पॉजिटिव है और 10% पता लगाता है कि HIV निगेटिव है। ठीक है, HIV निगेटिव जो लोग हैं उनमें ये बताता है कि 1% बताता है कि HIV पॉजिटिव है और 99% बताता है HIV निगेटिव है। ठीक है, ये एक सिर्फ क्वेश्चन है, इसको रियलिटी मान के मत चलिएगा। ठीक है ना। हाँ, फिर आगे बताता है एक बड़ी जनसंख्या जिसमें 0.1 व्यक्ति HIV ग्रस्त हैं। तो अब ये बात हो गई जनसंख्या की, जिसमें 0.1% व्यक्ति HIV ग्रस्त है, यानी HIV पॉजिटिव है, यानी जनसंख्या में HIV
HIV पॉजिटिव जो हैं वो कितने हैं, 0.1%। तो इसको आप हल करेंगे, यानी 0.1% को हटाते हैं, नीचे 100 आता है। तो नीचे 100 आता है, 100 का भाग करेंगे तो जो आएगा 0.001, इतना हो जाएगा। यानी दशमलव जो है 2 अंक पीछे और चला जाएगा, पहले 1 अंक पीछे था, ठीक है, 2 अंक पीछे, अब कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए, 0.001। तो यहाँ से HIV निगेटिव और निकाल लेंगे ना, HIV निगेटिव व्यक्ति कितने होंगे, HIV निगेटिव होगा 1 माइनस HIV पॉजिटिव, है ना। सो 1 माइनस 0.001 यानी कि 0.999, इतना व्यक्ति जो है वो HIV निगेटिव है, 0.999, ठीक है ना। ये प्रायिकता की बात हो रही, 0.1%, ये परसेंटेज की बात थी, तो ये कहलाएगी प्रायिकता। 0.001 इसकी HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रायिकता हो गई, 0.999 ये हो गई HIV निगेटिव व्यक्तियों के लिए प्रायिकता, ठीक है। फिर में से एक व्यक्ति यादृच्छिक चुना जाता है और उसका परीक्षण किए जाने पर रोग वैज्ञानिक HIV की उपस्थिति बताता है, यानी HIV की उपस्थिति बता रहा है। तो यहाँ समझिए HIV की उपस्थिति बताने का मतलब हो गया HIV पॉजिटिव, ये हो गई एक ही घटना, ठीक है। यहाँ पर हमने ये ले लिया HIV पॉजिटिव E1 और HIV निगेटिव E2, और उसमें HIV की उपस्थिति बताना, ये हो गई एक ही घटना। क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, ठीक है। HIV पॉजिटिव में से पॉजिटिव निकालने की बात कर रहा है, यानी E1 की घटना की बात कर रहा है। अब इसको हम पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के रूप में हम लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हो रहा है। और देखो मैंने आपको बता दी, E1 घटना हमने ले ली कि व्यक्ति HIV पॉजिटिव, और E2 घटना ले ली व्यक्ति HIV निगेटिव है, और एक बड़ी जनसंख्या में 0.1% जो है वो HIV पॉजिटिव बता रहा है, ठीक है। सो हमने ले लिया यहाँ पर इस तरीके से माना, ठीक है। E1 HIV पॉजिटिव व्यक्ति, HIV पॉजिटिव व्यक्ति, ठीक है, और E2 HIV निगेटिव व्यक्ति, ठीक है। और एक घटना ले ली हमने, रोग वैज्ञानिक HIV की उपस्थिति बताता है, ठीक है, रोग वैज्ञानिक HIV पॉजिटिव बताता है, ठीक है, बात को समझिएगा। अब देखते हैं जनसंख्या, व्यक्ति, ठीक है, जनसंख्या है हमारे पास एक हमारे पास काफ़ी बढ़िया जनसंख्या है, ये हमारे पास जनसंख्या हो गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर समझेंगे हम कि जनसंख्या में एक हिस्सा है जो कि E1 है, और जो कैसा है HIV पॉजिटिव है, ठीक है, और एक दूसरा हिस्सा है E2 जो कैसा है HIV निगेटिव है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात है कि HIV पॉजिटिव कितना कह रहा था भाई, HIV पॉजिटिव कह रहा था 0.1%, 0.1%, ठीक है, इतना कह रहा था कि नहीं। अब यहाँ समझिए, इसको समझते हैं कि HIV पॉजिटिव के लिए, सवाल में मैंने आपको समझा दिया था, HIV पॉजिटिव का जब परीक्षण किया जाता है तो उसमें से 90% HIV पॉजिटिव बताता है और 10% HIV निगेटिव बताता है। यानी HIV पॉजिटिव के लिए भी दो कंडीशनें हो रही हैं हमारे पास, कि HIV पॉजिटिव बताता है और HIV निगेटिव बताता है, ठीक है। अब HIV पॉजिटिव कितना बताता है भाई, HIV पॉजिटिव हमें बताता है 90% और HIV निगेटिव कितना बताता है 10%, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं, HIV निगेटिव के लिए HIV पॉजिटिव बताता है और HIV निगेटिव बताता है। तो सवाल आपसे कह रहा था, ध्यान दीजिएगा, कि HIV जो निगेटिव हैं उनमें 99% सही पता लगाता है, यानी 99% सही पता लगाने का मतलब हो गया 99% HIV निगेटिव बताता है और 1% HIV पॉजिटिव बता देता है। यानी 1% बता रहा है HIV पॉजिटिव और 99% बता रहा है HIV निगेटिव। रोग वैज्ञानिक HIV पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो HIV पॉजिटिव के लिए बात करना ना, HIV पॉजिटिव कौन से हो रहे थे, ये हो रहे थे, इनकी बात करेंगे हम, ठीक है। और ए माना था हमने, तो यहां से हर एक की प्रायिकता हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो था वो था 0.1%, यानी 0.1/100, यानी 0.001। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 1 माइनस 0.001, है ना, क्योंकि HIV पॉजिटिव का उल्टा HIV निगेटिव निकालना है और विपरीत निकालने के लिए हम 1 से घटाते हैं, 0.999 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर एक ही घटना निकालना है जब E1 घटित हो चुका है, तब इसके लिए देखो हमने क्या बोला, HIV पॉजिटिव पर HIV पॉजिटिव 90% था, ठीक है, तो ये 90% ले लिया, कितना 90/100 यानी कि 0.9। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है ना, मैंने ऐसे आपसे कहा है कि यहाँ पर हम लेते हैं A, ठीक है ना, इसी तरह के मैंने फॉर्मूला आपको समझाया, और A/E1 करते हैं, A/E1 करते हैं और यहाँ पर A/E2 करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। HIV पॉजिटिव होने पर HIV पॉजिटिव, HIV निगेटिव होने पर HIV पॉजिटिव, ये आपसे कह रहा है। तो ये कितना HIV A/E2 यानी HIV निगेटिव पर HIV पॉजिटिव आपसे कह रहा है 1%, यानी 1/100 यानी 0.01 इतना आएगा, ठीक है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि वह व्यक्ति बताइए जो वास्तव में HIV पॉजिटिव है। वास्तव में HIV पॉजिटिव का मतलब क्या है कि HIV पॉजिटिव होने पर HIV पॉजिटिव, इस तरीके से, यानी कि E1 घटना की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? E1 घटना की। E2 घटना तो निगेटिव की है ना। हमसे सवाल ये कह रहा है क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वह व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है, यानी कि HIV पॉजिटिव होने, रोग वैज्ञानिक ने HIV पॉजिटिव यहाँ बताया ना इसमें, तो उसके वास्तव में HIV पॉजिटिव होने की स्थिति ये बताना है, E1 घटना की आपको बताना है। तो अतः अगर आप पूरी प्रायिकता ना लिख पाओ तो आप सीधे लिख दो अतः अभीष्ट प्रायिकता। क्या लिख दो? अभीष्ट प्रायिकता, बस। और अभीष्ट प्रायिकता के लिए क्या बोला मैंने? अब यहाँ पर हम पलटते हैं, यानी E1/A ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? E1/A, ठीक है। अब देखो पैटर्न एक ही है हर एक बेज-पिरामिड थ्योरम लगाने का, कि इस तरफ यहाँ पर आपको लेना है E1 E2, देन आपको लेना है A/E1 A/E2, सिंपल। और जिस बात की आपको प्रायिकता निकालनी है वो हो जाएगा E1/A या E2/A, बस A नीचे आ जाएगा। तो थ्योरम और फॉर्मूला लिखना बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब E1 है तो पहले हम लेंगे E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इस चीज़ को पलटेंगे। E1/A था तो A/E1, ठीक है, और अपॉन में दोनों चीज़ें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 P A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, सबकी वैल्यू रख देना, देखो सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। E1 कितना था? E1 था 0.001, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0.001 और A/E1 था 0.9 अपॉन 90% था ना, 0.9 और E1 0.001 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस E2 था 0.999 और मल्टीप्लाई 0.01 A/E2 इतना था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं कि सब में से ये आपका हो रहा है 90/1089 बराबर 0.083, ठीक है। फिर भी मैं आपको बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई करके देता हूँ कि 9 एकम 9 होगा और दशमलव कितने अंक पे? 4 अंक पे जाएगा, यानी 0.0009 इस तरीके से आएगा। अपॉन में यहाँ पर कितना बनना है? यहाँ पर भी वही चीज़ 0.0009, 4 अंक पे दशमलव लगेगा क्योंकि 3 और 1 4 मिलके, ठीक है। तो 4 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, प्लस यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का गुणा 999 से किया तो 999 आना है, और 3 और 2 5 अंक पे दशमलव लगना है। कितने अंक पे दशमलव लगना है? 5 अंक पे, यानी 0.00999। अब ये 5 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब देखो 5 अंक यहाँ है, यहाँ पर है हमारे पास 4 और यहाँ पर भी 4, तो एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 0.00090 अपॉन इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 हो जाएगा, 9 8 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा 0.1089। अब आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ कितने जीरो हैं? दशमलव के बाद 5 अंक है, दशमलव के बाद 5 अंक है, तो यहाँ पर बचना है 90 और यहाँ पर बचना है 1089। अब इसका आपको भाग देना है तो 0.083 लगभग ये हमारा
परफेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बाई ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए का आंसर हो रहा है 0.083, 0.083। ठीक है, तो ये चाहिए था, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ से हम कह रहे हैं अतः एक यादृच्छा चुने गए व्यक्ति के वास्तव में HIV पॉजिटिव होने की प्रायिकता, जबकि ज्ञात है कि उसका HIV परीक्षण पॉजिटिव है, 0.083 है। ठीक है, आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 19 की। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे समझिएगा, और सवाल आपके बिल्कुल एक ही पैटर्न पर चलेंगे। अगर आप अच्छे समझ रहे हैं तो मैं आपके बता दूं कि पैटर्न आपका नहीं बदलने वाला, एक नंबर चीज़ है। ठीक है, सो एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें यानी कि यंत्र ABC कुल उत्पादन क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती हैं। ठीक है, तो ये सबकी प्रायिकता हो गई। A, B और C 3 मशीनें हमने ले ली, ABC, हर एक की प्रायिकता 25%, 35%, 40% है। ठीक है ना, परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2%, यहाँ पर 2 बार आ गया प्रतिशत, इस तरीके से नहीं, 2 और फिर अभी ठीक है 2% भाग खराब त्रुटिपूर्ण है, तो इसका हमने नाम दे दिया E। ठीक है, ABC, क्योंकि हम E1, E2, E3 नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ABC 3 मशीनें ले ली, और इसके बाद वो कह रहा है कि त्रुटिपूर्ण निकाल रहा है बोल्ट। ठीक है, मशीनें जो है त्रुटिपूर्ण बोल्ट निकालना, वो है 5, 4 और 2%। ठीक है, बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। ठीक है भाई, खराब पाया गया, ई की बात कर रहा है। ठीक है, यानी हमें ई ज्ञात हो गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 3 मशीनें हैं, 3 मशीनें हैं ABC। ठीक है, और हर एक की प्रायिकता यहाँ पर दे दी है 25, 35 और 40%, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25%, यानी 25/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35%, 35/100, और सी की प्रायिकता 40%, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 40%, यानी 40/100। ये आपको दे रखा। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके से हम ले रहे हैं। तो भाई मशीनें, ठीक है, कारखाने में एक ये है सिस्टम हमारा मशीनों का। ठीक है, और यहाँ पर 3 मशीनें लगी हैं, A, B और C। ठीक है, A, B और C, और यहाँ पर हर एक की प्रायिकता भी हम ले चुके हैं, 25/100, 35/100 और 40/100। सिंपल बात है। इसके बाद होता क्या है कि भाई खराब बोल्ट निकलता है। ठीक है, तो ए से खराब बोल्ट निकला, बी से खराब बोल्ट निकला और सी से खराब बोल्ट निकला। तो हमने खराब बोल्ट का नाम दे दिया ई, खराब बोल्ट। ठीक है, अच्छा खराब बोल्ट हम की प्रायिकता की बात कर रहा है, अगर वो ए से निकला तो सिंपल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से निकला कौन, ई ना, तो ई बाई ए। और मैंने आपसे कह रखा कि यहाँ जो चीज़ होगी उसको ऊपर रखेंगे और यहाँ ए, बी और सी को हम नीचे रखते जाएंगे। ठीक है, ए, बी, सी को कहाँ रखते जाएंगे, नीचे रखते जाएंगे, सिंपल। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, ये है 5%, 4% और 2% कह रहा था, तो ये हो गया 5%, यानी 5/100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी जो कि है 4%, ये हो गया 4/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी ये हो गया भाई 2% कह रहा है हमें, तो 2/100 हो गया। अब वो कह रहा है कि अभीष्ट प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता किसके लिए कह रहा है कि खराब बोल्ट निकला, यानी ई की घटना हो चुकी, जो कि मशीन बी से निकला। मशीन बी से निकलने के लिए वो कह रहा है, तो बी बाई ई ले लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई। ठीक है ना, खराब बोल्ट निकल चुका है जो कि हमने किससे निकाला है, बी से निकाला है। बस इस तरीके से लेना है हमें। अब बना देंगे, तो बी की बात कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पलटना है ई बाई बी,
ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए, प्लस बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई सी। बताइए क्या मैंने पैटर्न बदला है? नहीं। क्या मैंने फॉर्मूले का अंदाज बदला है? नहीं। आपको तो यहाँ पर जो चीज़ ली है, ध्यान रखिएगा, अब उसका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी सी कह रहा था ना, तो यहाँ पर जब ए बी सी कह रहा था तो हमने E1 E2 E3 नहीं लिया, सिंपली हमने यहाँ पर ए बी सी दे दिया। और चूंकि हम ए पहले से ले चुके थे तो अब ए और नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हमने ई नाम दे दिया, है ना। तो इसको नाम देने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी बच्चा जो नवजात शिशु है उसका नाम राम श्याम रख दो, तो शुरुआत में उसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर भी बात हो रही है कि आप ये तो अभी तक जानते हैं कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या आता है, ये भी सिस्टम आपको पता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ई बाई ए, ई बाई बी, ई बाई सी, और फिर जिसका निकालना होता है, जैसे बी का निकालना है तो बी बाई ई कर लिया। क्या कर लिया? बी बाई ई कर लिया। अब हर एक की वैल्यू हम रख देंगे और निकाल लेंगे। तो बी की प्रायिकता कितनी? 35 बटे, देखो, और निकालना भी आसान है कि 35/100 का गुणा होगा 4/100 के साथ, और बटे में सब कुछ आ जाएगा। 25/100 गुणे 5/100, फिर 35/100 गुणे 4/100, और 40/100 गुणे 2/100, इस तरीके से, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने से एक ये आपका फ़ायदा होता है, यानी 35/100 गुणे 4/100, और बटे में आना है कि 25/100 गुणे 5/100 प्लस 35/100 गुणे 4/100 प्लस 40/100 गुणे 2/100। तो देखो नीचे 10,000 जो है वो सब में कॉमन है, सो 1/1000, और ये 35 गुणे 4 किया तो 35 दूनी 70 दूनी 140 आएगा यहाँ पर, अपॉन में 1/10,000 हमने बाहर निकाला, 25 पंचे 125 प्लस 35 चौको 140, और ये 80 40 दूनी। सो यहाँ से हमने 1/10,000 काट दिया, और ये हमें मिल गया 140 बटे 140, और 80 हो जाएगा 220, और 100 जोड़ेंगे तो 320, 345 मिल जाएगा, है ना। ये हमें 345 मिल जाएगा। अच्छा, अब 5 से काट लेते हैं, तो 5 से कितनी बार में जाएगा? 28 बार में, 5 × 30, 5 × 45, 69, तो 28/69 ये कुल मिलाकर हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई हो रहा था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ई, जो कि आंसर आ गया 28/69, ठीक है। तो खराब बोल्ट जो कि मशीन बी से निकला गया है, आंसर हो गया। आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 20, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में आपका सवाल आया हुआ है, बढ़िया 1 नंबर का सवाल है। देखिए कुछ नहीं और बहुत। उदाहरण नंबर 20 आपको कह रहा है कि एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है। पहले के अनुभवों से यह क्या था कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 है। तो इसको हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि डॉक्टर रोगी को देखने आता है, डॉक्टर रोगी को देखने आता है, ठीक है, डॉक्टर रोगी को देखने आता है। ओके, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। ये हमारा स्ट्रक्चर की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है भाई? 4 तरीके से आता है, ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन, ठीक है। सो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये 4 तरीके से आ रहा है। पहले वो आता है ट्रेन से, बस, स्कूटर या अन्य वाहन, तो ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन से आने के लिए वो कह रहा है। तो यहाँ पर हमने सिंपली ले लिया E1 E2 E3, है ना, E1 E2 E3 और E4, और हर एक की प्रायिकता वो कितनी कह रहा भाई? हर एक की प्रायिकता कह रहा है यहाँ पर 3/10, 3/10, 1/5,
1/10 और 2/5। ठीक है, इतना बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज, इस तरीके से ले लिया। इसके बाद क्या कह रहा सवाल, परंतु वह ट्रेन बस या स्कूटर से देर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता क्रमशः 1/4, 1/3, 1/12 है, परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। तो देर से आना, इसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, क्या भाई, देर से आना, देर न हो जाए कहीं देर, डॉक्टर का देर से आना। ठीक है, ए हमने ले लिया यहाँ पर। अब ट्रेन से अगर आता है तो 3/10, बस से आता है तो 1/5 और स्कूटर से आने पर 1/10 नहीं, ये 1/4, 1/3, 1/12 कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको पता है अगर हमने ए लिया तो यहाँ पर जो आगे प्रायिकता हम बनाएंगे वो A/E1, A/E2, A/E3, A/E4 करके बनाते हैं। ठीक है ना, सिंपल चीज़ समझते हैं आप इतनी। यहाँ पर हम इस तरीके से प्रायिकताएँ ले रहे हैं कि देर से आने वाले के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना होगा, 1/4 कह रहा था हमें, 1/4, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 1/3 दे रहा है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 1/12 दे रहा है, और अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, A/E4 हो जाएगा 0। अब अगर सबको अपन नाम देना चाहें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि माना E1 है ट्रेन से आना, ट्रेन से आना, और इसकी प्रायिकता हमको दे रखी है 3/10, कितनी दे रखी है भाई, 3/10। E2 बस से आना, ठीक है, और इसकी प्रायिकता हमको दे रखी है 1/5। E3 स्कूटर से आना, ठीक है, और इसकी प्रायिकता हमको कितनी दे रखी है 1/10। और E4 अन्य वाहन से आना, अन्य वाहन से आना, प्रोबेबिलिटी E/4 ये दे रखा हमें 2/5। ठीक है, और यहां पर हर एक की प्रायिकता हम ले चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये हमको दी थी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 ये हमको दिया है 1/3। ठीक है, 1/4, 1/3। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 1/12 और प्रोबेबिलिटी A/E4 ये हमको दे रखी 0। अब आपसे क्या कह रहा सवाल कि यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब देर से आया, ये हो चुका है, ये घटना हो चुकी है, ए वाली घटना घट चुकी है, ए देर से आना घटित हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर और ले सकते हैं हम, ए हमने दिया नाम देर से आना, तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता, सीधे दीजिए आप नाम अभीष्ट प्रायिकता। और किसके लिए कह रहा था, ट्रेन के लिए कह रहा था ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना घटित हो चुकी है, E1 की निकालना है, तो E1/A। ठीक है, E1/A फॉर्मूला कैसे बनना है, E1 के लिए PE1 और इसको पलटेंगे A/E1 हो जाएगा सिंपल। अब हर एक के लिए जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 लेंगे, फिर इसी प्रकार E2, E3, E4 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू का प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सो अब ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि 3/10 गुणे 1/4 और फिर बटे में जाएगा 3/10 गुणे 1/4, 1/5 गुणे 1/3, 1/10 गुणे 1/12 और 2/5 गुणे 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितना मिलने वाला है देख लेते हैं कि 3/10 गुणे 1/4 और अपॉन में सबसे पहले तो 3/10 गुणे 1/4 प्लस 1/5 गुणे 1/3 प्लस 1/10 गुणे 1/12 प्लस 2/5 गुणे 0। ठीक है ना, ये चीज़ समझ गए आप।
किस तरीके से गुणा हो रहा था भाई कि 3/10 और 1/4, ये चीज़ ऊपर, फिर 3/10 और 1/4 को हम नीचे ले रहे थे, फिर 1/5, 1/3 गुणे 1/10 गुणे 1/12 और 2/5 गुणे 0, इस तरीके से हो रहा था। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो कॉमन अगर हम देखें तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, 3/40 हो रहा है, फिर देखते हैं कॉमन कितना हो रहा है, 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 और प्लस ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉमन निकालें तो 5 कॉमन निकल रहा है वैसे अगर हम बात करें, या फिर कॉमन ना भी निकालें तो सीधे सीधे आप 3/40 लिखिए। और यहाँ पर अगर हम एलसीएम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम 120 आ रहा है हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 4×3=12, तो 3×9 प्लस 15×8 120 और ये एक बार में। ठीक है ना, सिंपल चीज़ थी, ऐसे ही है, सब कुछ सही है। तो ये 3/40 और ये हो रहा है 9×9=18/120, यानी हम कह रहे हैं 3/40 गुणे 120/18, 4×3=12, 3×3=9 हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा, यानी 1/2। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, यदि डॉक्टर देर से आता है तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता 1/2 आंसर हो गया। तो अतः अभीष्ट प्रायिकता के लिए, या फिर डॉक्टर देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता 1/2 आंसर हो जाएगा। देखो सवाल बिल्कुल सही है। अगर आप, मैंने जैसे आपसे कहा था 1-2 सवाल देखेंगे यूज थ्रू होंगे उस चीज़ के प्रायिकता के, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बनने लगेगी। उदाहरण नंबर 21 भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21 एकदम टिक मार के देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दो ये आपके लॉन्ग में आने वाले सवाल हैं और कई बार आए हैं ये सवाल। उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21 जो आगे मैं बताने वाला हूँ, और सारे सवाल आप देख पाए एक ही पैटर्न पर चले आ रहे हैं। मैंने कोई फॉर्मूला भी आपको नहीं रटाया कि बहुत आपको फॉर्मूला रटने वाली बात है, नहीं। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज अगर आप लगाएंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी। उदाहरण नंबर 21 की बात करते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21 आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आया हुआ सवाल है, और किस तरीके से लगना है किस तरीके से नहीं ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पैटर्न आपका वही है, स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको रटना नहीं है जैसे मैंने आपसे कहा। तो एक व्यक्ति के बारे में यह ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो सत्य बोलने की प्रायिकता और असत्य बोलने की प्रायिकता की बात यहाँ पर है। वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर की मदद से सवाल को समझते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति ने पासा फेंका, यहाँ पर हमने ले लिया व्यक्ति ने पासा फेंका। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, व्यक्ति ने पासा फेंका, यहाँ से हमने स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। अब पासे फेंकने पर है क्या कि 6 आना। ठीक है, तो दो कंडीशन हो रही हैं, एक 6 आना और दूसरी कंडीशन 6 नहीं आना। ठीक है, तो यहाँ हमने ले लिया 6 आना, पासे पर 6 आना, पासे पर 6 आना, और पासे पर 6 नहीं आना। ठीक है, अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए कि पासे पर 6 आने की प्रायिकता होगी 1/6 और 6 नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। ठीक है, अब यहाँ आता है सत्य असत्य, व्यक्ति का बोलने की बात। तो दोनों ही केस में सत्य असत्य लगेगा। ठीक है, अगर हमने पहले केस में सत्य असत्य लिया, समझिएगा बात, यहाँ पर हमने पहले सत्य लिया केस और फिर असत्य केस लिया, तो मान लो अगर व्यक्ति ने पासा फेंका और उस पर 6 आया तो उसने सत्य बोला। तो सत्य बोलने का अर्थ क्या हुआ, वो सच्चाई बता रहा है। सच्चाई बताने का मतलब उसने कहा सत्य आने पर पासे पर 6 आया, पासे पर 6 आया। और अगर उसने झूठ बोला तो वो कहेगा कि पासे पर 6 नहीं आया, पासे पर 6 नहीं आया। तो
सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। और असत्य बोलने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4 सिंपली। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें इतनी बात क्लियर है, व्यक्ति ने पासा फेंका और 6 आने की बात कर रहा था, तो पासे पर 6 आना 1/6 और पासे पर 6 नहीं आना 5/6 हो जाएगा। फिर अब हम लेंगे पहली जो कंडीशन वो कह रहा था सत्य और असत्य की। अब अगर यहाँ पर हमने पहले हिस्से में, इस हिस्से में हमने सत्य की बात की, तो सत्य असत्य लिया। सत्य की बात 6 आने पर सत्य क्या हुआ? पासे पर 6 आना। व्यक्ति ने कहा भाई, व्यक्ति ने कहा कि पासे पर 6 आता है। असत्य अगर बोला, उसने झूठ बोला, तो वो कहेगा कि पासे पर 6 नहीं आता है। फिर दूसरी जो हमारे पास कंडीशन थी, इस दूसरी कंडीशन के लिए सत्य असत्य की बात देखें। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमने सत्य देखा और असत्य देखा, तो मान लो व्यक्ति ने पासा फेंका और पासा फेंकने पर 6 नहीं आया, तो वो सत्य बोलेगा। सत्य बोलेगा मतलब पासे पर 6 नहीं आया। क्या कहेगा वो? पासे पर 6 नहीं आया। ये बात आप समझ पाए होंगे। मान लो पासे पर 6 नहीं आया और व्यक्ति अगर सच्चाई बोलता है, व्यक्ति अगर सत्य बोलता है, तो क्या कहेगा? भाई पासे पर 6 नहीं आया। और तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 3/4। यहाँ पर ध्यान रखना, हम सत्य बोलने की प्रायिकता और असत्य बोलने की प्रायिकता की बात कर रही है। ये आप बात को समझिएगा। यहाँ पर हम प्रायिकता इस बात की नहीं कर रहे हैं कि पासे पर कितना आया। ठीक है, या हम तो ये ले रहे हैं कि सत्य बोलने पर वो क्या बोलेगा। सत्य बोलने पर अगर पासे पर 6 आता है तो कहेगा कि पासे पर 6 आया। झूठ बोलेगा तो पासे पर 6 नहीं आया। और अगर मान लो पासे पर 6 नहीं आया, जैसे हम यहाँ पर बात करें पासे पर 6 नहीं आएगा, तो उस पर सत्य क्या बोलेगा? कि कहेगा वो पासे पर 6 नहीं आया। और अगर वो झूठ बोलता है यानी असत्य बोलता है, तो क्या कहेगा? पासे पर 6 आया, पासे पर 6 आया। तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी थी? 1/4। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसकी प्रायिकता की ज्ञात कीजिए कि वास्तव की पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो पासे पर आने वाली संख्या 6 की बात कर रहा है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं ई, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया E1, इसकी प्रायिकता पहली घटना E1 और ये दूसरी घटना E2 ले लिया। और यहाँ पर हम कहते हैं कि वो जो है पासे पर 6 आने को बात कर रहा है। ठीक है, ए हमने ले लिया, पासे पर 6 आना। ठीक है, पासे पर जो घटना जो घटित हो जाएगी वो उसको इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वास्तव, या इसको आप ए अकेला ए नाम दे दो। यहाँ पर हमने सिर्फ ले लिया ए। ठीक है, और अब यहाँ पर समझिएगा वास्तव में 6 आना, जहाँ जहाँ 6 आया उसको पकड़ना है आप। तो 6 कहाँ आया? यहाँ पर आया 6 इसके लिए, और 6 कहाँ आया? यहाँ पर आया 6। बस इस बात को समझिएगा। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 6 आने की बात जहाँ होगी, व्यक्ति ने 6 आना कहा, यहाँ पर हम ले सकते हैं व्यक्ति ने, इसको ले लीजिए आप, व्यक्ति ने पासे पर 6 आना बताया। व्यक्ति ने पासे पर 6 आना बताया। अब वो झूठ बोले या सच बोले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जहां जहां 6 आया, कहाँ 6 आया? देखो पासे पर 6 आना यहाँ व्यक्ति ने कहा, तो ये वाली प्रायिकता 3/4 सत्य की पकड़ेंगे। और फिर यहाँ पर पासे पर 6 आया, उसने कहा, व्यक्ति ने बताया कि पासे पर 6 आया, तो यहाँ पर वो उसने असत्य बोल दिया, यानी प्रायिकता हम 1/4 पकड़ेंगे। अब बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही सही चीज़ मैंने आपको बता दी है कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये एक मिस्टर व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक मिस्टर व्यक्ति हैं जो कि पासा फेंकते हैं और कहते हैं कि भाई 6 आया है और 6 नहीं आया। ठीक है, 6 आया है और 6 नहीं आया। इसके लिए वो सत्य बोलते हैं। अगर उसने सत्य बोला तो इसकी प्रायिकता हो रही है 3/4। सत्य बोलने का मतलब है 6 आया, और अगर वो उसने असत्य बोला तो उसकी प्रायिकता होगी 1/4, और इसका मतलब है कि उसने कहा कि 6 नहीं आया। ठीक है, अब 6 नहीं आने पर अगर उसने सत्य बोला, 6 नहीं आने पर उसने सत्य बोला, तो सत्य बोलने की 3/4, और 6 नहीं आया तो 6 नहीं आया। और अगर उसने कहा कि असत्य बोला, असत्य बोलने की प्रायिकता 1/4, और असत्य बोलने का मतलब क्या है कि 6 आया। हमें क्या पकड़ना है? हमें पकड़ना है जहाँ जहाँ 6 आया। कहाँ 6 आया। बस व्यक्ति ने ये कहा कि 6 आया। समझ गया ना, इस तरीके से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया,
तो अच्छे से समझ लीजिएगा वो किस तरीके से क्या करना है, क्या हो रहा है। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिपीट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ समझनी हो समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर इस तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद हम ले सकते हैं कि अगर इसको आप ले लीजिए इस तरीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 हम ले लेंगे यहाँ पर 3/4, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पर हमें 3/4 और यहाँ पर हमें 1/4 ले रहे थे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 हो रहा है 1/4। और अभीष्ट प्रायिकता वास्तव में 6 आने की बात कर रहा है, तो हम घटना E1 की बात कर रहे हैं। अभीष्ट प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A ये बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ये सारी वैल्यू रख देनी है इसमें और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 अपॉन में 1/6 मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 1/4। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं, पहली बात तो कॉमन कितना हो रहा है, 24 कॉमन हो रहा है, 3/24 प्लस 5/24, ठीक है। सो 1/24 कॉमन है, यहाँ बचा 3/1/24 कॉमन है, 3 + 5, ठीक है। सो 1/24 जाएगा तो 3/8 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई A बराबर 3/8 ये आंसर हो रहा है भैया, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये आपका वो डॉक्टर वाला भी, उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21 में बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ। बेस प्रमेय आपकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको सीधे सीधे लॉन्ग में पूछी जाती है और सवाल बहुत बढ़िया रहते हैं। देखो अगर स्ट्रक्चर आप समझ गए हो, स्ट्रक्चर बनाना क्या है, स्ट्रक्चर बनाना भी कुछ नहीं है, जैसा सवाल लिखा है उसी आधार पर हम स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, चीज़ें आपसे ड्यूरेबल लगने लगती हैं, चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने लगती हैं। और एंड में, आखिरी में, अंत में आपके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशनल पोयम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद को, अपने आप को, अपने आसपास मोटिवेशन ज़रूरी है। हमको खुद को प्रेरणा देते रहना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। और ये खास उन स्टूडेंट के लिए जो ये कहते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरे पास अगर ऐसी चीज़ होती तो मैं वो भी कर पाता या वो अचीव कर पाता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके पास जो है, जितना है, कोशिश करिए, जुटे रहिए, लगे रहिए। ये खास उन स्टूडेंट्स के लिए। और ऊर्जावान महसूस करते रहिए, हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए। राह में मुश्किल होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव अपने साथ ले जाओगे, गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। नरेंद्र वर्मा जी की एक बेहतरीन खूबसूरत पोयम है। आशा है आप लोग ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए और जुटे रहिए। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं XP क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।